वंदे मातरम। नमस्कार। दीपक, सुरेंद्र, अभिषेक, अंजलि, निखिल, पुष्पेंद्र, दीपांशु, अंकिता, सभी का मोस्ट वेलकम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का नया बैच आपके एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु पर लॉन्च कर दिया गया है और आज ये आपके बैच में पहली क्लास है हिंदी की। और हम लोग हिंदी को बिल्कुल शुरुआत से कवर करेंगे, यानी पहला टॉपिक जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला, वहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक आपने इस स्पेशल बैच को नहीं लिया है तो मात्र 299 रुपए में आप इस कंप्लीट बैच को ले सकते हैं। बाकी बातें बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज जो सेशन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी टॉपिक आप आगे कवर करेंगे तो सबसे पहला ही जो आप लोगों का बेसिक रहेगा वो जरूरी है कि हम हिंदी वर्णमाला को समझें। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में मैंने आपको नोट्स भी बना करके दे दिए हैं और ये नोट्स बहुत मेहनत के साथ तैयार करे हैं मेरे भाई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो ये बैच है ये बहुत बहुत सुंदर और शानदार बैच है। देखिए, जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा इस तरह से आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे। एक्चुअली ये एआई के द्वारा जनरेट करवाए गए हैं। पहले मैंने पूरा नोट्स बनाए अपने हैंड रिटेन नोट्स, फिर उसमें कि मेरा जो वहां पे लिखावट है वो बहुत सुंदर सुंदर दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे, तो फिर मैंने क्या किया, एआई का सहारा लिया है। और देखिए, अब बहुत ही शानदार तरह के नोट्स हैं, कोई 1% भी एरर नहीं है क्योंकि मैं एक एक पेज को बड़े सटीकता से देख करके अपने आप बना रहा हूं खुद से। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक एक चीज आपको ये नोट्स साथ के साथ मिलते रहेंगे। नोट्स में कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई हम बहुत ज्यादा लाग लपेट करें कि अभी नोट्स नहीं है, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, साथ के साथ डलते रहेंगे। जितनी भी चीजें कवर कराते रहेंगे वो साथ के साथ आपको इस तरह से हैंड रिटेन नोट्स जो है वो आपके एप्लीकेशन पे साथ के साथ कवर कराते रहेंगे। इसी के साथ जो मैं पढ़ाने वाला हूं मेरे भाई, और ये केवल ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को केवल और केवल हिंदी के लिए नोट्स दे रहा हूं। रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस सारे नोट्स ऐसे ही आप लोगों को मिलेंगे देखने को। चलिए, बाकी अगर बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, हिंदी का बिल्कुल बेसिक है जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला। लेकिन हिंदी वर्णमाला टॉपिक से पहले कुछ बेसिक आप लोगों को जरूर पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए एप्लीकेशन पे कमेंट्स को बंद कर दें प्लीज। दीपक, दीपक डेली क्लास होगी भाई, बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करें। मैं आप लोगों की क्लास के एंड में कमेंट्स ले लूंगा सभी के, तब कर लेना। देखिए, सबसे पहले मैं हिंदी भाषा का विकास और इसका परिचय आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि बिल्कुल बेसिक है, आपको जानना चाहिए। और इस तरह से मैं पूरे नोट्स बना करके पूरी हिंदी इसी तरीके से कराऊंगा, कम समय में अच्छा डेटा आपको प्रोवाइड करवा सकूं, बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन ट्रिक के साथ। चलिए, पहला सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले जो हिंदी की प्राचीन भाषा थी, सबसे पहले थी संस्कृत। फिर संस्कृत से निकल निकल के बहुत सारी जो है विकास हुए। फिर पाली भाषा आई, प्राकृत भाषा आई, अपभ्रंश आई, फिर अवहट आई, अवहट के बाद आई हिंदी। तो मेरे भाई, जो हिंदी का विकास हुआ है उसमें बहुत सारी भाषाओं का योगदान है, लेकिन सबसे पहली जो भाषा है वो है संस्कृत। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हिंदी को हिंदी क्यों कहा गया। तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि कुछ फारस के लोग थे जो कि फारसी भाषा बोला करते थे। ईरान के लोग हम कह सकते हैं, ईरान के रहने वाले थे। तो ईरान में जो है वो सैको है बोला जाता है। तो इसीलिए मेरे भाई वो सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु नदी को पार करने के बाद भारत देश पड़ता है, तो वो सिंधु को सिंधु न कह करके हिंदू नदी कहते थे, क्योंकि वो सह का उच्चारण क्या कर रहे थे, है। इसीलिए हिंदू से क्या बन गया, हिंदी बन गया। इसलिए ये पूरा जो हिंदी का प्रोसेस है, तो मेरे भाई एक्चुअली हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं जो कि भारत की जो है राजभाषा है। लेकिन मेरे भाई, आप दूसरी ओर ये देखो कि हिंदी खुद अपने आप में हिंदी का शब्द नहीं है। किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। चलिए, यहां पर बहुत सारी बातें और हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यह मूल रूप से ईरानी या फारसी भाषा का शब्द है। तो जो हिंदी है वो ईरानी या फारसी भाषा का शब्द है। फिर ईरानी लोग सह को उच्चारण है में करते थे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। सिंधु नदी से ही क्या बना, हिंदू, और हिंदू से ही क्या बना, हिंदी। ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, जो कि हमारे देश में भाषा चल रही है हिंदी, ये क्या है, संपर्क भाषा है। संपर्क मतलब अगर आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन बात करना चाहते हैं तो आप सबसे बेस्ट है कि हिंदी में बात करें, क्योंकि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक कोई ऐसी ऐसी भाषा है जो हर जगह प्रयोग में ली जा सकती है, वो है हिंदी भाषा।
मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप लोग जरूर से ध्यान रखें कि हिंदी जो भाषा है वो हमारे यहाँ की संपर्क भाषा है, और इसकी जो लिपि है, लिपि का मतलब होता है लिखने का ढंग। तो लिखने का ढंग जो है वो है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। तो यहां से प्रश्न बन जाता है कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे देवनागरी लिपि है। दूसरी बात, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं। तो डेफिनेटली जब आप हिंदी लिखना शुरू करते हैं तो बाएं से दाएं लिखते हैं, तो डेफिनेटली ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। और हिंदी के अलावा और भी बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो कि देवनागरी लिपि से ही मिलकर के बनी है। जैसे यहां पर देखिए, मैंने बताया ये संपर्क भाषा जो है वो हिंदी है भारत में, और यहाँ लिपि क्या है हिंदी भाषा की? देवनागरी। देवनागरी लिपि का अन्य भाषाएं हैं जैसे संस्कृत, ये भी देवनागरी लिपि से बनी है। फिर मराठी, नेपाली, कोंकणी और मैथिली, ये जो आप लोगों की भाषाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, बार बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बनते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ये कौन सी लिपि से मिलकर बनी हुई है। तो ये मेरे दोस्तों देवनागरी लिपि से मिलकर के बनी है। जैसे इंग्लिश है, अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या देवनागरी लिपि से बनी है? नहीं, ये तो रोमन लिपि की है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखें, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, यहां पर पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, क्यों हमें व्याकरण पढ़ने की जरूरत है? क्या ऐसे ही हम मौज मौज में केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहां पर जो है वो पढ़ रहे हैं, या हमें किसी और उद्देश्य के लिए भी व्याकरण को पढ़ना जरूरी है? चलिए, तो यहां पर सबसे पहले मैंने बताया कि एक्चुअली व्याकरण का संधि विच्छेद करें या कौन से दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, तो व्याकरण यानी भली भांति समझना। ठीक है, भली भांति समझना। जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो किसी भी पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर एक वाक्य मैं आपको दे दूं जो उल्टा सीधा हो तो उसे आप समझ नहीं पाओगे, तो फिर वो व्याकरण का पार्ट नहीं है। तो यहां पर मेरे भाई किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, यही क्या कहलाता है? यही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण से ही हम ये सारी चीजें सीख सकते हैं। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। चलो फिर बात करते हैं, व्याकरण के तीन प्रमुख विभाग हैं। विभाग मतलब तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहले होता है वर्ण विचार, फिर होता है शब्द विचार, और तीसरा होता है वाक्य विचार। इनके आधार पर हम जो है वो कम्युनिकेट कर पाते हैं और सही ढंग से एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। जैसे चलिए, इसमें मैंने सबसे पहला बताया वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? वर्ण क्या होता है मेरे भाई, सबसे पहले ये समझना। वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, आपने सुना होगा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है। कई बार आप लोगों को ध्वनि देखने को नहीं मिलेगी, तो वर्ण देखने को मिल जाएगा। अब वर्ण में और ध्वनि में दोनों में अंतर महसूस करो। वर्ण क्या है? कोई लिपि चिन्ह, कोई वर्ण कह देते हैं हम, कोई भी लिपि चिन्ह है वो क्या है? वर्ण है। तो उसको एक्चुअली हम देख पा रहे हैं, उसको हम देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ध्वनि की, तो क्या ध्वनि को आप देख पाएंगे? नहीं, केवल सुन पाएंगे। तो अगर आपसे कहा जाए लिखित रूप से सबसे छोटा जो हम कह सकते हैं सबसे छोटी इकाई क्या है लिखित रूप से, तो वर्ण होगी। लेकिन मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ये बात मैंने आपको लिखवा दी है, तो देखो यहाँ पॉइंट लिखे हैं बहुत ही शानदार। वर्ण क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, भाषा की सबसे छोटी इकाई। जैसे मैंने बोला यहां पर अ, ये क्या है? ये वर्ण है। क्या इसके टुकड़े कर सकते हो आप? नहीं, टुकड़े करोगे तो कोई बात ही नहीं बन सकती है इसकी। ठीक है, जैसे मैंने कहा क क्या है? वर्ण है। क्या इसके टुकड़े कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो इसके टुकड़े ही नहीं किए जा सकते, इसलिए ये क्या है? ये वर्ण है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो मौखिक इकाई ध्वनि है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्वनि और वर्ण दोनों दे रखे हो। देखो प्रश्न समझना पहले, अगर प्रश्न एग्जाम में आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई और ऑप्शन में वर्ण भी हो, ऑप्शन में ध्वनि भी हो, तो आंसर होगा ध्वनि। जैसे एक छोटा बच्चा जब शुरुआत में जन्म लेता है तो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआती दिनों में वो क्या वर्ण बोलता है? कोई बोल सकता है क ख ग घ? नहीं, वो रोना शुरू कर देता है। तो उसके मुख से जो निकली रोने की ध्वनि है, वो ध्वनि ही क्या कहलाती है? सबसे छोटी इकाई, क्योंकि उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता उसके लिए, वो जानता नहीं है फिर भी रो रहा है। ठीक है, तो ध्वनि क्या है? बिल्कुल सबसे छोटी इकाई है। लेकिन अगर आ जाए कि लिखित रूप से बताओ सबसे छोटी इकाई, तो ध्वनि को लिख थोड़ी सकते हैं। मैंने कहा ऊ, तो उसको आप लिख नहीं सकते जब तक वर्ण नहीं बनाओगे। बच्चा रोना शुरू कर देता है, पता नहीं कौन सी भाषा में रोता है वो, तो लिख नहीं सकते। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप आगे कंसीडर करेंगे। ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो इन नोट्स में आपको लिखना कुछ नहीं है, बस जैसे जैसे मैं बताता रहूं आराम से देखते चले जाओ। बस क्लास के बाद में 10 मिनट का समय
और आप लोग देंगे इन सभी के सभी नोट्स को एक बार रीड करने के लिए। पूरी हिंदी, पूरी रीजनिंग इसी तरीके से मैं खत्म करवा दूंगा और इसी के साथ साथ मैं और भी टीचर्स से बात करूंगा कि वो सारा कुछ आप लोगों को जो मटेरियल देंगे वो इसी आधार पर जो है वो पढ़ाएंगे। अब देखिए अक्षर, अक्षर क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार कि अक्षर, अक्षर क्या है? अक्षर मेरे भाई हवा के एक ही प्रवाह या झटके में बोली जाने वाली शब्द ध्वनियां अक्षर कहलाती हैं। जैसे मैंने कहा राम, तो राम बोलने के लिए मैं क्या बोलूंगा? रा आ मा ऐसे बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा राम। एक ही झटके में मैंने शब्द निकाल दिया। मैंने कहा विवेक, एक ही झटके में मैंने शब्द निकाल दिया। मैंने कहा दीपक, जैसे यहां मेरे साथ है अंकित, मैंने कहा दीपांशु, मैंने कहा अंजलि। तो मैंने ये जो नाम लिए हैं, जो शब्द लिए हैं, ये क्या है? एक ही झटके में इनका उच्चारण हो गया। तो इनको हम अक्षर कहते हैं। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, एकाक्षरी होते हैं, द्विअक्षरी होते हैं, त्रिअक्षरी होते हैं और चतुराक्षरी होते हैं, इस तरह से। ठीक है, पंचमाक्षरी भी हो सकते हैं जो 5 अक्षर के होते हैं। जैसे यहां पर क्या है भाई, आ ये एक ही अक्षर है, जा एक ही अक्षर है, खा एक ही अक्षर है, ये 2 अक्षर है, राम, रा, म, मा, या, छा, या, ये 2 2 अक्षर है। ऐसे त्रिअक्षर यानी कि 3 अक्षर, क, म, ल, न, य, न। ऐसे चतुर्थ अक्षरी, देवरानी, कवयित्री। ऐसे पंच अक्षरी, 5 अक्षरों का, 6 अक्षरों का, 7 अक्षरों का आप लोगों का कोई शब्द हो सकता है। ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं लिपि। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि लिपि क्या होता है? लिखने का ढंग होता है लिपि, बस और कुछ नहीं है। जो भी लिपि चिन्हों को हम लिख रहे हैं वही क्या लिपि है। भाषा को लिखने के ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि चिन्ह जैसे अ आ क ख ग, ये सब लिपि चिन्ह है। क से लेकर के म तक, और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन हो या ऊष्म व्यंजन हो, सारे के सारे स्वर हो, सब जितने भी वामन आप लोगों के वर्ण हैं वो लिपि चिन्ह है। ये बात ध्यान रख लेना। और लिपि चिन्ह हिंदी के अलावा भी सारी भाषाओं में लिपि चिन्ह होते हैं। अंग्रेजी में ABCD लिपि चिन्ह है। ठीक है जी। चलो, तो इसके बाद में अगर आगे बढ़ते हैं तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो कौन सी है? देवनागरी। दोबारा से आ गया, इंपोर्टेंट है, इसलिए आप लोग सारे के सारे साथी इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं आगे। आगे शब्द और वाक्य में क्या अंतर है? देखो, अक्षर समझ लिया आपने क्या होता है, वर्ण आपने समझ लिया, ध्वनि आपने समझ ली, इनमें कोई परेशानी नहीं है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले ध्वनि, बच्चे के मुख से सबसे पहले निकलने वाला कोई ध्वनि क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। तो मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और अगर मौखिक रूप भी ना कहे, सबसे छोटी जो इकाई है वो ध्वनि ही है। ध्वनि के बाद वर्ण बनेगा, वर्ण के बाद मेरे भाई अक्षर बनेगा, अक्षर के बाद शब्द बनेगा और शब्द के बाद ही वाक्य बनेगा। चलिए, तो यहां पर मेरे प्यारे साथी अब हम शब्द और वाक्य में अंतर करते हैं कवर। तो यहां देखो, शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। शब्द के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। यानी सॉरी, अर्थ के आधार पर। देखिए, मैंने कहा कि कोई एक ऐसी शब्द बोली जिसका अर्थ हो। मैंने कहा गाय। ठीक है भाई, गाय, इसका अर्थ आप बना सकते हो। और मैं इसमें से गा और या ये दोनों अलग अलग कर दूं तो इसका कोई अर्थ बनेगा? नहीं बन सकता। तो अर्थ के आधार पर जो सबसे छोटा कोई वाक्य है, सॉरी वाक्य कह रहा हूं, शब्द है, उसका अर्थ होना चाहिए। तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द ही होगी। क्योंकि आप क ख या अक्षर के बाद में कोई भी आप शब्द उठाओगे तो उसमें अर्थ जरूरी है। और अर्थ के आधार पर सबसे छोटा जिसका अर्थ निकाल सकते हैं हम, क्या होगा? शब्द ही होगा। शब्द से छोटा कुछ नहीं हो सकता। शब्द का अगर तोड़ मरोड़ करोगे तो कुछ बनेगा ही नहीं। यही बात आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आगे अगले पॉइंट को देखें, वाक्य क्या होता है मेरे भाई? शब्दों का सार्थक क्रम, ये क्या है? यही तो वाक्य कहलाएगा। जैसे राम क्या है? शब्द है। खाना क्या है? शब्द है। खाता क्या है? शब्द है क्या है? शब्द है। तो यहां पर इन सबको जब मैंने ऐड कर लिया तो ये बन गया क्या? राम खाना खाता है। ये क्या बन गया? वाक्य। तो यहां पर एक और डेफिनेशन है, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य है। और भाषा की सबसे छोटी के अलावा अगर कहे सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो भी आपकी वाक्य होगी मेरे भाई। ठीक है, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई भी और सबसे बड़ी इकाई भी, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो, तो अब यहां पर एक पॉइंट और बन जाता है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी मेरे भाई? वाक्य होगी। ये बात आप लोग सारे भाई ध्यान रखेंगे। ठीक है,
चलो अब देखो यार, यहां पर बात करते हैं हम लोग वर्णमाला की। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है वर्णमाला, जो कि हमें बहुत जरूरी है पढ़ना, सीखना, समझना। और मेरा काम सिर्फ इतना नहीं है कि आया और बोर्ड पे लिखवाया और निकल लिया। एक एक चीज को आप समझते रहना, मेरी बातों से आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वर्णमाला। इसके नाम से खोजो क्या हो सकता है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण मतलब वो सारे के सारे वर्ण, अ आ इ ई उ ऊ स्वर है, व्यंजन है, अयोग वाह है, सारे के सारे आ गए। वो सब वर्णों को अगर माला बना दें हम, माला कैसे बनेगी? व्यवस्थित तरीके से बनेगी माला, ऐसा नहीं है कहीं कुछ भी लगा दो, नहीं बनेगी। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखना, मेरी बात को समझ पाए। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। तो यहां पर देखो, वर्णों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहां पर वर्ण के अलावा अगर लिपि चिन्ह भी आ जाए तो आप लोग जानते हैं कि लिपि चिन्ह ही तो वर्ण है। ठीक है, तो हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं? 52, 52 वर्ण है। अंग्रेजी में मुश्किल है अंग्रेजी सीखना, हिंदी लोगों के लिए, हिंदी भाषी लोगों के लिए, और खासकर जो गांव के देहात के लोग हैं उनको इंग्लिश ऐसा लगता है बहुत बड़ी चीज है, तोप है। अरे भाई, आपने हिंदी सीख ली, उसमें 52 वर्ड थे, अंग्रेजी में तो आधे ही हैं, इसके 26 से होते हैं। और आप इसको नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें माहौल नहीं मिल पाता है। ठीक है, माहौल अगर मिल जाए तो इंग्लिश कुछ भी नहीं है, आसान है। इसीलिए इंग्लिश से दोगुनी कठिन भाषा हिंदी है, इसलिए इसमें 26 नहीं 52 वर्ण होते हैं, ध्यान रखें। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल रूप से दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अगर आपसे पूछे कि वर्ण कुल कितने भेद होते हैं, तो एक तीसरा भेद और होता है, अयोग वाह। हालांकि मैं इसको अलग से भी लिखवा दूंगा, अयोग वाह। तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि अगर मूल रूप से वर्णों के भेद पूछ रहा है तो दो ही है, स्वर और व्यंजन। लेकिन अगर मुख्य रूप से ना पूछ करके वो कह दे कुल भेद बताओ वही वर्ण के कितने हैं, फिर तीन है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। क्योंकि अयोगवाह आप लोग जानते हैं, मैंने लिखवा रखे हैं, बता देता हूं। छोटा अंग जिसे अनुस्वार कहते हैं, बड़ा अंग जिसे विसर्ग कहते हैं। ये दोनों क्या है? न स्वर है न व्यंजन है, तो इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। देखिए, मैं आपको अगले स्लाइड में बहुत अच्छे से समझा दूंगा। देखिए, स्वर, सबसे पहले बात करते हैं स्वर की, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से। अब मैं इसको समझाता हूं। देखो, जैसे मैंने लिखा अ, इस अ का उच्चारण करने के लिए क्या किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेने की जरूरत है मुझे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% या 1% भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र है। तो आ से लेकर के कहां तक, जो आप लोगों के 11 वर्ण है, किनको छोड़ करके? अयोवा को छोड़ करके, छोटी अंग और बड़ी अंग को छोड़ करके, बड़े ओ तक, वो सारे के सारे क्या हैं? आपके स्वर हैं। इनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। फिर सर, सहायता किस में ली जाती है? जितने भी व्यंजन होंगे उनका उच्चारण करने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी ही होगी। जैसे मैं यहां पर बोलूं आपसे क, तो क अपने आप में कब पूरा है? देखो, यहां क के नीचे हल और यहां अ लगा हुआ है, तब मिलकर के बना है आपका क। तो क अपने आप में ये पूरा नहीं है, शुद्ध क ये है, इसके साथ अ मिलेगा तब ये क बनेगा। तो हर एक स्वर के, हर एक जो है व्यंजन के साथ में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, तब जाकर के वो अपने आप में पूरा जो व्यंजन है बनता है। व्यंजन की चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन स्वर में बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत होती है, तो इन्हें अच भी कहते हैं। ठीक है, अच भी कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखना। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या है 11। कौन कौन से वो 11 स्वर हैं? 1 मिनट में मैं लिखवा दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन न लें, 1 मिनट में लिखवा दूंगा। फिलहाल कुल स्वरों की बात करें तो परंपरागत 13 हैं, क्योंकि यहां पर छोटा अंग और बड़ा अंग भी इंक्लूड कर लिया जाता है। यहीं पे लिख लेता हूं, छोटा अंग और बड़ा अंग भी इंक्लूड कर लिया जाता है मेरे भाई। लेकिन क्योंकि कई जगह पर ये इस्तेमाल नहीं करता, तो स्वरों की संख्या लेखन के आधार पर 11 होती है। आपको भी 11 ही लगानी है। अगर ऑप्शन में 13 दे रखा है तो 13 नहीं लगानी है, आपको 11 ही लगानी है। ठीक है, 11 ही लगानी है। लेकिन अगर कह दे कुल स्वर परंपरागत के हिसाब से, ऑप्शन में 11 ही ना हो, 13 दे रखा हो, तो फिर 13 आपको लगाना है। लेकिन ये दोनों मैंने जैसा कि शुरू में बता दिया आपको, स्वर नहीं है, अयोगवाह है। इसलिए मेरे प्यारे साथी, इनको हम यहां पर स्वरों में इंक्लूड नहीं करते हैं। उच्चारण की दृष्टि से जो कितने हैं? तो 10 हैं उच्चारण की दृष्टि से, क्योंकि इस ऋषि को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब बात करता हूं कि स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं। तो स्वरों की मात्राएं 10 होती हैं।
कितनी 10। स्वर कितने हैं 11, एक कम होती है क्योंकि छोटा अ जो होता है उसमें मात्रा नहीं लगती है। मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, या तो नेक्स्ट स्लाइड में होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूं। चलो नहीं है, सबसे पहले मैं सारे के सारे स्वर आप लोगों को लिखवा देता हूं कौन कौन से, हालांकि आप बचपन से लिखते आ रहे होंगे। देखिए, और यहां एक और पॉइंट लिख लो, अगर संस्कृत में आपसे पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है तो संस्कृत में 13 होते हैं, ऋषि और लिरी ये दो आ जाते हैं आप, ठीक है। चलो खैर एग्जाम में आएगा नहीं। देखो सबसे पहले आप लोग ये नोट करो, जितने भी स्वर हैं वो कौन कौन से। स्वरों की संख्या मैंने 11 बताई है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी बताई, 11। और वो 11 कौन कौन से, जरा ध्यान से देख लो यहाँ। 11 कौन कौन से देख लो, एक है छोटा आ, एक है बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इसके बाद में एक आता है, देखो यहां पे छोटा ऊ, एक आता है बड़ा ऊ, इसके बाद आता है ऋषि। इस तरह से ऋषि, ऋषि मुनि जो लिखते हैं, ऋषभ लिखते हैं जैसे, ऋषि। फिर छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, और इसके बाद में लास्ट में होता है बड़ा ओ। तो अब इनको काउंट करोगे तो ये 11 ही हैं सारे के सारे, ठीक है। अब मैंने बताया मात्रा की संख्या कितनी है, 10। मात्रा कितनी है हिंदी में, मात्राओं की संख्या, मात्राओं की संख्या तो मैंने अभी अभी आपको 10 बताई है। कितनी बताई है, 10। 11 क्यों नहीं बताई, क्योंकि यहां पर ध्यान दो, क्या इस अ की कोई मात्रा होती है मेरे भाई, इस आ की कोई मात्रा होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। इस आ की मात्रा होती है ये वाली, ई की मात्रा होती है यहां पर ये छोटी वाली, ये ई की मात्रा है, ठीक है। ये ई की मात्रा इधर लगती है, तो बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होती है। जैसे मैं यहां पर लिखना चाहूं की पर छोटी ई की मात्रा ये है, मैंने लिखा की तो ये बड़ी ई की मात्रा है। जैसे यहां पर इसकी भी बता दूं, मैंने लिखा का तो ये आ की मात्रा है, लेकिन का पर अ की मात्रा तो कोई लगेगी नहीं, ये तो स्वतंत्र है। तो यहां इसलिए मेरे भाई मात्राएं 10 है। जैसे का पर छोटे ऊ की मात्रा लगाऊंगा तो छोटे ऊ की इधर होती है, ये को हो जाएगा। ये बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से होती है तो ये कु ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऋषि की मात्रा कैसे लगती है, का पर यहां से इस तरीके से ऋषि की मात्रा लग जाती है, तो ये नीचे जो निकली होती है ऋषि की मात्रा है। ए की जो मात्रा होती है वो एक मात्रा इस तरह से होती है, ऐसे मैंने लिखा के, ठीक है। ये दो मात्राएं होती है बिना लाइन वाली, जैसे मैंने लिखा के। ये इस तरह की लाइन वाली मात्रा होती है, जैसे मैंने लिखा कौ। ये दो मात्राएं होती हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कौ, ये वाली, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मात्राओं के बारे में भी चीजें बहुत शानदार तरीके से कंफर्म जो है हो गई होंगी, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, और बहुत सारी चीजें और हैं बताने के लिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देख लीजिए, एक एक पॉइंट बहुत शानदार लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे। सबसे पहले अयोगवाह, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं अयोगवाह क्या है, आपके विसर्ग और अनुस्वार, ये अयोगवाह है, ये दोनों, ये ध्यान रखना। स्वरों का जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पर किया गया है, तो स्वरों का वर्गीकरण कई सारे आधार पर किया गया है। कई जगह 4 प्रकार मिल सकते हैं, कई जगह 5 प्रकार मिल सकते हैं। तो ये प्रकार मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक एक करके सारे के सारे समझा देता हूं भाई कौन कौन से, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो, वैसे मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, ठीक है। 4 भेद होते हैं। सबसे पहला देखो आप, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। और मूल रूप से स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार के, मूल रूप से बता रहा हूं। बाकी और भी प्राण वायु के आधार पर ये इंक्लूड हो जाते हैं, तो कई सारे हो जाते हैं, ठीक है। सघोष अघोष ये भी है, ठीक है। अल्पप्राण महाप्राण ये भी इसी का ही रूप है, लेकिन आप लोग समझते रहो, मजा आएगा। सबसे पहले उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के, पहला आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय समय बहुत कम लगता है, वो ह्रस्व स्वर है। अगर समय कम लग रहा है ह्रस्व स्वर है, ज्यादा समय लग रहा है दीर्घ स्वर है, और भी ज्यादा समय लग रहा है तो वो फिर प्लुत स्वर है। जैसे तीनों में अंतर समझो, यहां पर मैंने लिखा अ ई उ ऋषि, यहां ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, और ये जो है आपके अ ई उ ऋषि, क्योंकि ये सिंगल सिंगल है, कोई मात्रा नहीं है इनके अंदर। तो अगर मात्रा नहीं है तो इनकी संख्या 4 है, अ ई उ ऋषि, इनको हम ह्रस्व स्वर कहेंगे।
ह्रस्व स्वर के साथ साथ और भी नामों से जानते हैं इनको, लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर या सबसे कम समय लगने वाले स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। यहां अगर एक मात्रा का समय लग रहा है तो यहां द्विमात्रिक समय लग रहा है। ये अगर लघु है तो ये गुरु है। भाई लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा, ये बड़े हैं, तो यहां दो गुना समय लगता है, तो इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दो गुना समय किससे लगता है? ह्रस्व स्वर से दो गुना समय। अब बोलो अ, अब बोलो आ, तो आ में दो गुना समय लगा ना आ बोलते समय। मैंने कहा ई, तो ई को बोलते समय कम समय, ई को बोलते समय ज्यादा समय। मैंने कहा ऊ कम समय, ऊ ज्यादा समय। तो जो कम समय लग रहा है वो ह्रस्व स्वर है, ज्यादा समय लग रहा है दीर्घ स्वर है। बस यही बताना चाह रहा हूं। तो ह्रस्व स्वर की संख्या तो 4 है, लेकिन दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। आ ई उ ए ओ ओ। अब आपने देखा सर 7 और 4 11, स्वर तो समाप्त। आपने बताया स्वर की संख्या तो 11 है। तो ये प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर को इंक्लूड नहीं है, लेकिन एक मात्रा टाइप की होती है जिसमें हम उच्चारण के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आपसे मैं कहूं जैसे पवित्र स्वर भी कह देते हैं इसको, पवित्र स्वर है जैसे ओम है, ठीक है, पवित्र स्वर है जैसे ओम है, ओम। इस ओम का उच्चारण हम सुबह सुबह मंत्रों का उच्चारण करने के लिए करते हैं। मंत्रों का अगर साइंटिफिक आप यूज देखें तो बहुत ही शानदार है। आप बोलो ओम, और कोई भी आप मंत्र बोलिए, कोई भी मंत्र बोले, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। कोई भी मंत्र बोलते समय आपकी जो स्वर तंत्रियां हैं, आपकी जो बॉडी है, वो एक तरीके से वाइब्रेट करती है। और वाइब्रेट करने से क्या होता है कि हमारे जो शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो सुबह सुबह हम 21 मंत्रों का जाप कर लें 21 बार, या ओम का उच्चारण अगर रेगुलर हम लोग करें, ओम ओम ओम, और लंबा लंबा खींच के करें, तो मेरे भाई आधी बीमारियां तो ऐसी कट जाती हैं, क्योंकि आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो एक्चुअली आप ये देखें ना कि धर्म के आधार को छोड़ करके अगर वैज्ञानिक तरीके से देखें तो मेरे भाई इन मंत्रों का, इन भगवान का बहुत बड़ा रोल है जीवन में। धार्मिक तौर पे तो खैर कुछ कह ही नहीं सकते, है ही बहुत बड़ा, लेकिन साइंटिफिक तौर पे भी बहुत बड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात? समझो, साइंटिफिक तरीके से भी अगर सीखोगे तो हर चीज का एक अपने आप में बहुत बड़ा जो है उद्देश्य है। इस बात को आप लोग जिस दिन समझ लेंगे, एक आप बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर पवित्र स्वर को जब बोलते हैं, पवित्र स्वर को हम ना तो हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं, तो ये तो कहां से आ गया? क्योंकि इसका उच्चारण लंबे समय तक कर रहे हैं। ओ, कई बार हम बोलते हैं राम, राम, तो राम तो एक शब्द है, लेकिन हम बोलते हैं राम, तो जो राम का उच्चारण किया लंबे समय तक वो क्या है? वो पवित्र स्वर है। तो उसमें हमने क्या लगा दिया? ऐसे करके आपने देखा होगा, ये हमने मात्रा लगा दी। ये क्या है? राम। इसको बोलते समय हम उच्चारण जो करेंगे वो लंबे समय तक करेंगे, जैसे प्लुत स्वर। इसी को त्रिमात्रिक स्वर भी कह देते हैं, इसी को पवित्र स्वर भी कह देते हैं। ध्यान रख लेना, पवित्र स्वर पूछ लेता है कितने होते हैं। पवित्र स्वर की कोई संख्या नहीं है, बट उच्चारण के आधार पर वो एक पार्ट है। तो समय सबसे अधिक लगता है, पहचान है जैसे ओम, यानी किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो, उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। एक कह रहे हैं सर गुरुजी आप वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना प्यार दे रहे हैं, यहाँ पे आपने हजारों दिल भेज दिए हैं। कुछ दिल उनके लिए भी बचा करके रखिए बाद में भेजने के लिए। अगर मेरे पास आप काला पीला नीला दिल भेजोगे चलेगा, लेकिन लाल दिल आप भेज रहे हो तो उनको ही भेजना, क्योंकि ये लाल दिल से मुझे बड़ा डर लगता है मेरे भाई। चलो यहां पर देखते हैं दूसरा। पहला पार्ट मैंने बताया, पहला टाइप बताया उच्चारण या मात्रा के आधार पर। दूसरा टाइप जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ, हमारी जो जीभ है उसका ये वाला जो पार्ट, मैं ऐसे बनाता हूं इस जीभ को, ये वाला जो पार्ट होता है इसको अग्र भाग बोलते हैं। अग्र तो होगा ये बाहर का, ये अग्र भाग है। क्या है मेरे भाई? ये अग्र भाग है। ये कौन सा भाग है? ये मध्य का भाग है, ये मध्य भाग है। और ये कौन सा भाग है? ये पश्च भाग है, यानी पीछे का भाग है। तो बस यहां जीभ के आधार पर 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कई बार पूछ लेता है अग्रस्वर निम्न में से कौन सा है, निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है, निम्न में से पश्च स्वर कौन सा है? तो ये याद रखें आप। देखिए, मध्य से बोला जाता है केवल अ। आप उच्चारण करके देख लिया करें, हिंदी तो बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है। अब बोलो अ, न जीभ आपके आगे से हिलेगी ना पीछे से, बीच से वो हिलेगी इस तरह से, अ अ अ।
बोल के देखो। तो यहां अब आप बोलो अग्रस्वर, अग्रस्वर कौन से होते हैं मेरे भाई? आप बोलो ना, इसमें और इसमें अंतर देखो, महसूस करके पता लग जाएगा। मैंने कहा ई, मैंने कहा आ, ई आ, ई आ। तो ई को बोलते समय हमारे जो जीभ का आगे का पार्ट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसका मतलब वो अग्रस्वर है। तो यहां पर आप बोलोगे ना अग्रस्वर में कौन कौन से, ई, ई, ए, ए, इनको बोलो आप, अग्रस्वर ही आपका डिस्टर्ब होगा। बाकी जो बच्चे आ, ऊ, ओ, तो पीछे का जो हिस्सा है ना वो डिस्टर्ब हो रहा होगा जीभ का। तो ये बात ध्यान रखें, अग्रस्वर ई, ए, मध्य स्वर अ याद रखें, इसी को उदासीन स्वर भी कह देते हैं। एग्जाम में आता है निम्न में से कौन सा उदासीन स्वर है, तो अ, छोटा आ, ये उदासीन स्वर है। बाकी पश्च स्वर ये सारे के सारे, ये बात आप लोग ध्यान रखें। ठीक, अब एक स्टूडेंट बड़े परेशान है, वो ये कह रहे हैं कि सर आपने शुद्ध वर्तनी पढ़ाया था लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आया। मेरे भाई शुद्ध वर्तनी में आपको शुद्ध खुद करना होता है, उसमें क्या बता सकते हैं भाई, वो कहीं हम एक्सप्लेन वही तो कर सकते हैं जिनका उदाहरण एग्जाम्पल दिया जा सके। मैं आपसे कहूं कि आशीर्वाद लिखो, अब एक बच्चा जिसने देखा होगा आशीर्वाद वो ऐसे लिख देगा आशीर्वाद, और एक लिख देगा ऐसे आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब मैं पूछ लूं आपसे निम्न में से कौन सा सही है, आप बोलोगे सर ये पहला वाला सही है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आशी र, ये र जो लगता है जहां लगेगा उससे अगले वर्ण के ऊपर चढ़ता है, निर्मल नॉर्मल सी बात है। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि देखो इसको नए तरीके से मैं सिखा रहा हूं, मैं कुछ सिखा ही नहीं सकता, कुछ छोटे मोटे पॉइंट समझा सकता हूं कि भाई जैसे आप आपके सामने लिखा हुआ है खुरजा, तो मैं खुरजा को ऐसे लिखूंगा, लेकिन इस र को हटा करके ऊपर लगाऊं तो मैं खुरजा को जहां लगेगा उससे अगले वर्ण के ऊपर लगाऊंगा, खुरजा ऐसे लिखा जाएगा। एक बच्चा खुरजा ऐसे लिख सकता है, जिसने ऐसे लिखा वो गलत है, क्योंकि र वहीं लगेगा जहां इसका इस्तेमाल होना है उससे अगले वर्ण के ऊपर, तो ये खुरजा सही लिखा हुआ है। तो यहां बस इतनी छोटी छोटी बातें ही मैं बता सकता हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं एक एक चीज नहीं बता सकता, ये तो ऐसे टॉपिक है जो कि आपको रट्टा लगाने चाहिए। आप अपने कीमती समय में से थोड़ा थोड़ा समय डेली निकाल निकाल करके, जैसे पर्यायवाची हैं, अनेकार्थी, एकार्थी, विलोम शब्द, इनको याद किया करो। ज्यादा नहीं, टारगेट बनाओ 20, आपको 30 याद करने एक दिन में। और याद करने का ये नहीं रट्टा लगा लगा के याद करो, इसको याद करो दिन का, रात रात का दिन, अरे नहीं यार, रेगुलर एक पेन पेपर लो, अपना लिखना शुरू कर दो कि 30 लिखूंगा, 30 मैं आपको विलोम शब्द लिखूंगा, 30 पर्यायवाची लिखूंगा, 30 अनेकार्थी लिखूंगा, बस काम खत्म। एक टारगेट होना चाहिए जीवन में, बिना टारगेट के तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक, आपने जो है जीभ के आधार पर पढ़े। तीसरा जो टाइप है वो है मुख खुलने के आधार पर। अब आपका मुख कैसे खुलता है? मुख खुलता है चार तरीके से, चार तरीके से। देखो सबसे पहले मुख खोलेगा आ, फिर मुंह थोड़ा सा बंद होगा आ, फिर मुंह खोलेगा ओ, आ। तो एक पूरा खुला, एक आधा खुला, एक पूरे तरीके से बंद, एक थोड़ा सा खुला, ऐसे करके। मेरी बात को समझना, यहां बहुत आसान है, साइंटिफिक है पूरा खेल। देखिए सबसे पहले मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के, चार प्रकार के। सबसे पहले विवृत, फिर अर्धविवृत, फिर समृत, फिर अर्धसमृत। देखो इन दोनों को समझो, विवृत और समृत क्या होता है। विवृत का मतलब खुला हुआ, समृत का मतलब बंद। तो अब कोई ऐसा वर्ण भी है जिससे मुंह बंद करके बोल सकते हैं हम? बिल्कुल बोल सकते हैं, जैसे ई ई उ ऊ, तो इसमें मुंह खुला क्या? ई ई उ ऊ, मुंह खुला? कहां खुला? ई ई उ ऊ, नहीं खुला। मैं बोलूं आ, तो मुंह बंद करके खोल लोगे? ओ नहीं हुआ। तो यहाँ आ बोलते समय क्या विवृत है, पूरा मुख खुला है, आ, तो पूरा मुख खुला हुआ है। तो पूरा मुख खुला हुआ है, तो यहाँ केवल आ ही ऐसा है जिसको बोलते समय पूरा मुख खोल सकते हो, जी भर के खोल लो। चिल्लाना हो आ चिल्लाओ, और कुछ मत चिल्लाना, नहीं तो फिर मुंह पूरा खुलेगा नहीं। समझ गए मेरी बात को? तो यहां विवृत क्या है, जब पूरा मुख पूरे तरीके से खुला हुआ है। बड़ा चिल्लाता है यार ये, तो चिल्लाता कौन है? जो आ का उच्चारण करेगा वही चिल्लाता है। तो यहां मुख क्या है, पूरा खुलता है, तो इसको बोलते हैं विवृत। अब आ जाओ समृत पे। समृत क्या है? क्लोज। अब बोल के देखिए ई ई उ ऊ, इनको बोलते समय मुख आपका लगभग बंद है, बंद ही है, लगभग क्या बंद ही है, उ ऊ ई ई। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए विवृत को पहचानना, समृत को पहचानना। अब अर्ध विवृत, विवृत मतलब खुला, अर्ध मतलब आधा खुला, आधा खुला, ए ए ओ, ए ए ओ, बस ए ए ओ। अब आ जाओ भाई अर्ध समृत, जब आधा बंद हो, ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ, बस इतनी सी बात है। इनको एक बार आप लोग ध्यान से देख लेना, आपको ये 100% याद हो जाएंगे। और जो ये नोट्स मैं आपको दे रहा हूं ना, ये रफ कॉपी पे नोट्स के आधार पर बिल्कुल एक एक चीज आप कोशिश किया करो, बिना लिखे एक बार पढ़ लो, फिर बिना देखे लिखो। क्या तरीका है मैं बताता हूं।
मैं तरीका बताता हूँ आपको। जैसे आपने नोट्स खोल लिए, ठीक है, आपने नोट्स खोल लिए और नोट्स खोलने के बाद आप आपके फोन में खुलेंगे, फोन को ऐसे पीछे रख लो, एक बार पूरा देख लो कि भाई जीभ के प्रयोग के आधार पर ये है, अग्रस्वर मध्यस्वर पश्चस्वर पूरे आपने यहाँ पे समझ लिए, मुख खुलने के आधार पर ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करें, अब इस कॉपी पे लिखें कि मैंने क्या पढ़ा था। मैंने पढ़ा था जी, जीभ के आधार पर सर ने बताए थे 3 प्रकार होते हैं, आगे जीभ का हिस्सा, मध्य में जीभ का हिस्सा, पश्चिम में जीभ का हिस्सा, 3 प्रकार हो गए। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया बताया सर ने। तो भाई इसके अलावा सर ने ये बताया था कि आगे से जो बोला जाता है ना भाई, वो हम बोल सकते हैं कौन सा, ई ई ए। मध्य से आ बोला जा सकता है, छोटा आ, जिसे उदासीन स्वर भी कहते हैं, सर ने बताया था। पीछे से आ, ओ, खत्म कहानी। ऐसे आप सीखा करो और शॉर्ट में लिखा करो, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में छोटे छोटे जो है वो टारगेट अचीव करना सीखो, तब मजा आएगा जीवन में, समझ रहे हो। मैं अब विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ये नोट्स मैंने कितने बजे तैयार करे। जब मैं बिल्कुल फ्री हो गया ना, मैंने सोचा कुछ नया देते हैं स्टूडेंट्स को, कुछ नया देते हैं, एआई का जमाना है, कुछ नया करके दिखाते हैं। नया करने के लिए मैंने ना सारी क्लासेस लेने के बाद मैं 11-12 बजे फ्री हुआ, फिर मैंने ये बनाने शुरू कर दिया। मैं आपको अपने टेलीग्राम दिखाता हूँ, आपको जो टेलीग्राम पे ये भेजे। देखो ये एक डेली सेंड ग्रुप है जिसमें हम लोग रेगुलर कोई अपने काम की चीजें होते हैं वो भेजते रहते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअली हमारी टीम का ही है, वो टीम कुछ पीडीएफ वीडियो भेजती है तो ये डिजिटल बोर्ड पे खुल जाती है, उनके लैपटॉप्स में खुल जाती है। तो ये देखिए, तो यहाँ मैंने 11 फरवरी यानी आज ही के दिन, ये देखो ये 12:16 पे ये पीडीएफ भेजी थी नोट्स बना करके। नोट्स हैं जो अभी मैंने खोल के दिखाए, ये देखो आपको खोल के दिखाता हूँ। ये वो नोट्स हैं जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं। कितने बजे भेजे थे मैंने, 12 बज के कुछ मिनट हो रही थी, ये दिखाए मैंने अभी 12 बज करके कितने मिनट हो रहे थे आपके, 16 मिनट। फिर मैंने देखो एक पेयर फॉर्मेशन की कंप्लीट पीडीएफ बनाई, यानी सुबह जो रीजनिंग की क्लास कराई उसकी, 12:18 पे मैंने ये भेजी। ठीक है, ये डिजिटल क्लास है। इसके बाद में मेरे भाई मैंने देखो यहाँ पर अभी अभी कुछ ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे, पेयर फॉर्मेशन का सॉल्यूशन करा कॉपी पे बाकायदा, भाई मैं इस तरह के नोट्स स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक, तो ये कुछ थे। इसके बाद भी देखो एक फिर प्रॉम्प्ट मैंने बनाया, बहुत सारी मेहनत की इस प्रॉम्प्ट को बनाने में। 12:30 बजे 12:22 के आसपास ये प्रॉम्प्ट तैयार करा, जिससे कि मुझे कुछ क्वेश्चंस बनाने में हेल्प हो रही थी। तो आप विश्वास करिए, हम लोग भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। किसी दिन क्लास नहीं दे रहे इसका मतलब ये नहीं मजे ले रहे हैं जिंदगी के। अरे हम भी तो चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करके दिखाएं स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए मेरे भाई लगातार मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए ही। और जब हम एक कदम पीछे हटते हैं ना, तो आपको कुछ नया देने के लिए, अपने मजे के लिए नहीं। तो मैंने इतनी चीजें आपको बताई, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, आगे चौथा जो पार्ट है वो है होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर केवल 2 प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। यानी व्रत का मतलब क्या है, जब आपका मुख पूरे तरीके से व्रत, यानी व्रत कैसा होता है, गोल गोल राउंडेड, ठीक है, इस तरह से बन जाए मुख, तो आपका क्या है भाई, ये आपका जो है व्रतमुखी। अर्धव्रतमुखी जिसमें मुख जो है वो वृत्ताकार ना बन करके वो अनराउंडेड हो। जैसे मैंने कहा आपसे ऊ को बोलते समय मेरा मुंह पूरे तरीके से गोल गोल घूम गया, ऊ। मैं बोलूं आ को बोलते समय मेरा मुख जो है वो इस तरह से बना हुआ है, अ आ ई ए। लेकिन मैं बोल रहा हूं ना यहाँ पे देखो, ओ। तो ये क्या है, मुख पूरा तरीके से व्रतमुखी है। तो चौथा जो टाइप है वो है व्रतमुखी, ओ, होठ गोलाकार रहेंगे। और यहाँ अव्रतमुखी क्या है, आ ए ये। इसके बाद एक नासिक के आधार पर भी होते हैं, लेकिन इनको मूल रूप से आप नहीं कह सकते, बट इनको सीख जरूर लो। तो मूल रूप से 4 ही प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया, उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुख के आधार पर और आपके होठ के आधार पर। बस ये 4 प्रकार के होते हैं। पांचवा जो है ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे टाइप होते हैं फिर इसमें। नासिक या नाक के आधार पर भी मेरे भाई बोले जा सकते हैं, जैसे निरुनासिक, केवल मुख से हवा निकलती है, आ ई उ सारे के सारे। लेकिन अनुनासिक, जब मुख और नाक दोनों से हवा निकलती है, जैसे अंग, आ, जो कि चंद्र बिंदु मात्रा लग जाती है, मैं बोलूंगा आंख, आंख, चांद। तो इनको बोलते समय नाक से और मुख दोनों से हवा निकलेगी भाई। ठीक, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं दीर्घ स्वरों का निर्माण। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, आपने सजातीय और विजातीय स्वर पढ़े होंगे कि सजातीय स्वर क्या होते हैं, विजातीय स्वर क्या होते हैं, इनको और थोड़ा समझ लो। तो यहां पर देखो, सजातीय स्वरों की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर सजातीय मतलब एक जैसी जाति से मिलकर के बने हुए, जैसे आ है, जैसे ई है, जैसे ऊ है, ये एक समान जाति से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे आ और आ से मिलकर आ बना, ई और ई से मिलकर बड़ी ई बनी, ऊ और ऊ से मिलकर के बड़ा ऊ बना। तो इनको क्या कह रहे हैं हम, सजातीय वर्ण, सजातीय स्वर।
ठीक। और विजातीय क्या होते हैं? विजातीय या संयुक्त स्वर जिनमें अलग अलग जाति वाले दो शब्दों दो वर्णों का इस्तेमाल करके बनाते हैं। जैसे जब मैंने ओ को बनाया, जब मैंने ए को बनाया तो अलग अलग जाति के दो वर्णों को उठाया था। ए को बनाते समय आ और ई, तो ए बन गया। और मैंने ओ को बनाते समय आ और ऊ का इस्तेमाल किया था। बड़े ए को बनाने के लिए आ और ए का इस्तेमाल किया था। बड़े ओ को बनाने के लिए आ और छोटे ओ का इस्तेमाल किया था। तो ये अलग अलग जाति के जो वर्णों का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए हमने इसको विजातीय या संयुक्त इसलिए क्योंकि ये दो से मिलकर के बने हैं। संयुक्त किसे कहते हैं बताओ? जब संधि होती है, दो लोगों में जुड़ाव होता है, उसको संयुक्त कहते हैं। ठीक है, तो ये मूल दीर्घ स्वर हैं। कौन कौन से आपसे एग्जाम में आ जाए बताओ, मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? मूल भी हो और दीर्घ भी हो। तो मूल स्वर तो हमने पढ़े आ, ई, उ और ऋषि। लेकिन मूल दीर्घ स्वर कौन से? आ, ई और बड़ा उ। ये संयुक्त स्वर कौन कौन से? आ, ओ, ए, ओ। इसके अलावा विजातीय पूछ ले तो विजातीय भी ए, ओ। सजातीय पूछ ले आ, ई और बड़ा ऊ। ठीक है। अब कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो आगत स्वर हैं। आगत मतलब जो कि हमने दूसरी भाषाओं से उठाए हैं। जैसे अंग्रेजी से हम बोले डॉक्टर, कॉलेज, तो ये सब यहाँ पे जो औ है, औ, इसका इस्तेमाल जो किया है ये आगत स्वर है एक्चुअली। ठीक है, तो ये स्वर में हम नहीं पढ़ते हैं इसे, हम हिंदी में भी इसे नहीं पढ़ते। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि आगत स्वर बताओ कौन सा है। तो आगत स्वर जो कि अंग्रेजी से आया हुआ है वो ये है औ। इसमें ऑफिस, ऑफिस बोलेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात। आइए बढ़ते हैं आगे। अब व्यंजन को हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन को यही एंड करता हूं। बाकी अगर कंप्लीट आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो ये स्पेशल बैच है मिशन यूपी पुलिस का, जो कि आपके लिए रामबाण है और बहुत मेहनत के साथ ये बैच हमने तैयार करा है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप इसको भर भर के प्यार देंगे। मात्र 299 रुपए में हमारी पूरी टीम लगातार ऐसे ही मेहनत करेगी जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं। यहाँ लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, डिजिटल नोट्स देंगे, हैंड रिटन नोट्स देंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको दे देंगे और 2 साल की वैलिडिटी होगी। ये कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ये हमारे ऐप का हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें जो नोट्स हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के होंगे, केवल हिंदी के नहीं, केवल रीजनिंग के नहीं, केवल मैथ्स के नहीं, ऑल सारे सब्जेक्ट्स के, इंक्लूड मैथ्स भी। ठीक है, तो इस बैच को आप इनरोल कर सकते हैं बहुत ही कम फीस के साथ। मिनिमम अमाउंट आप देंगे और 299 रुपए में क्या ही आता है जीवन में यार, क्या ही कर सकते हो भाई इतने पैसे से। लेकिन आप सरकारी नौकरी की तरफ एक स्टेप जरूर बढ़ा सकते हो। और अगर आप मेहनत करना चाहते हैं जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही आप भी समय दे सकते हैं हमें, तो प्लीज ये आपके लिए बैच है। बिना देरी के, बिना टेंशन के बैच को परचेज कर लो। स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए तैयार किया है और दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।